वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद। वक्फे के बाद टॉप स्टोरी में अल्ताफ बयानी फिर से हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बात ख़त्म की थी हमने कि दुनिया में या जहाँ जहाँ ये गुडविल सिस्टम, सिर्फ मैंने कहा कि पार्टीशन के साथ ही इंडिया और पाकिस्तान में ही जो सिस्टम राइज थे। 80s में ऐसा कानून आया था वहाँ पे गुडविल के लिए। शायद वो गुडविल के लिए ना भी हो तो किसानों के लिए इंदिरा गांधी के दौर में एक ऐसा काम हुआ था कि शायद आज इंडिया की खेती बाड़ी या उनकी काश्तकारी में जो बहुत बड़ा इजाफा मैं और आप देख रहे हैं, उसका फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने उस वक्त की ज़मीनें जिस पे काश्तकार यानी कि ज़मीन का मालिक कोई और हुआ करता था और किसान कोई और हुआ करता था और वो फसलें आधी आधी बांटी जाती थी, उस वक्त हुकूमत ने यक जुम्बिश कलम वो सारी ज़मीनें किसानों के हवाले कर दी कि जो उस पर काम कर रहा है, जो उसका जिसका कब्ज़ा है, जो उस पर रहता है, वही उसका मालिक है, जिसकी वजह से करोड़ों एकड़ ज़मीन उन किसानों के हवाले आ गए जिन्होंने उस पर बड़ी मेहनत की। और फिर आइंदा सालों में हमने और आपने देखा कि किस तरीके से इंडिया की ज़राअत में एक बहुत बड़ा बूम हमें नज़र आया। ये तो मैं ज़राअत की बात कर रहा था। 1980s में ऐसे भी कुछ कवानीन वहाँ बनाए गए कि कम अज़ कम पगड़ी सिस्टम के किसी टेनेंट को निकाला नहीं जा सकता। यकीनी तौर पे किराए में रद्दोबदल होता रहा। अगर वहाँ मालिक चेंज हो रहा है उस पर्टिकुलर दुकान का या गोडाउंस का, तो उसमें कुछ जो रिसिप्ट चेंज करने के चार्जेस होते हैं उसमें ऊंच नीच होती रही, लेकिन निकाला नहीं जा सकता कानूनी तौर पे। ये मैं आपको बड़ी ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ। इरफान, मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या करना, मतलब इसको ये काम हो किस तरह से रहा है, किस तरीके से एक जो है ना एक कुछ लोग जो है उसको किस तरीके से इसका फ़ायदा उठा रहे हैं या किस तरीके से ये करते किस तरीके से? देखें, इसका सबसे बेसिक तरीका ये होता है, सबसे पहले तो ऑनर चेंज होता है। वही जो हमने बात की कि जो ऑनर बैठे हुए हैं वो अपने बेनिफिट्स के लिए इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। अब जो दूसरे ऑनर आते हैं वो सबसे पहले एक लीगल नोटिस भेजते हैं जो कि कानून के तहत है चेंज ऑफ ऑनरशिप का। ठीक है। जिस वक्त चेंज ऑफ ऑनरशिप होता है उसके दरमियान प्रीवियस लैंडलॉर्ड और न्यू लैंडलॉर्ड एक काम करते हैं, वो प्रीवियस लैंडलॉर्ड से रेंट लेना बंद कर देते हैं। प्रीवियस लैंडलॉर्ड क्या करते हैं, वो रेंट नहीं लेते, वो कहते हैं नया बंदा जो आएगा वो आपसे बात करेगा, ये होगा वो होगा, अच्छा है ये है। उनको बस एक तरह लॉलीपॉप दिया जाता है। उसके बाद उसकी टाइटल ट्रांसफ़र किया जाता है। जब टाइटल ट्रांसफ़र हो जाता है तो फिर वो अपने नोटिस के बाद वो कहते हैं ठीक है आप अपना एनहांसमेंट ऑफ रेंट के लिए वो कहते हैं। दो तरीके अडॉप्ट किए जाते हैं उनको ब्लैकमेल करने के लिए। एक तो उन्हें कहा जाता है कि आपने प्रॉपर्ली रेंट पे नहीं किया, दूसरा ये कहा जाता है कि रेंट इसका जो है वो इन्हांस किया जाए और मार्केट के हिसाब से दूसरे जो फ्लैट्स हैं या शॉप्स हैं उसकी इक्विवेलेंट रेंट पे किया जाए। अब इसमें होता ये है कि उनके पास जो चीज़ें होती हैं या जो दूसरे लोग होते हैं जो रेंट किराए के ऊपर होते हैं, जी जी। ना कि पगड़ी के ऊपर, उनकी डिमांड्स ये होती हैं कि उसकी इक्विवेलेंट रेंट दिया जाए, जबकि उन्होंने ऑलरेडी ह्यूज अमाउंट एक ऑलरेडी पगड़ी की मद में पे की हुई होती, उसी वजह से उनका किराया कम होता है, कम होता है, ना होने का बराबर होता है। यही का। शायद दुखती रग होती है उस खरीदने वाले की। जी बिल्कुल। अब इसके बाद वो दो काम करते हैं, या तो उनको कहते हैं केसेस की तरफ जाते हैं, वो जाते हैं फॉरेन डिफॉल्ट की तरफ कि भाई उन्होंने रेंट पे नहीं किया, या फिर वो एनहांसमेंट ऑफ रेंट की तरफ। तीसरा जो काम है वो ये करते हैं कि पर्सनल यूज़ के लिए, तो कोर्ट में कहीं ना कहीं उन्हें रिलीफ मिल ही जाता है। तीन में से एक जगह पर या तो उनका किराया इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो पगड़ी का पर्पस था वो फौत हो जाता है, या फिर वो डिफ़ॉल्ट की वजह से बिल्कुल एविक्शन करनी पड़ जाती है, या पर्सनल यूज़ की वजह से। आप यकीनी तौर पे दोनों साइड्स के केसेस आप के पास आते होंगे। मोस्टली आपने क्या देखा है यहाँ पे सक्सेस रेशियो जो है केस का किसकी फेवर में जाता है? सर देखें, इसके अंदर जहाँ पर टेनेंट की तरफ से डिफ़ॉल्ट होता है तो 99% जो बेनिफिट्स हैं वो लैंडलॉर्ड को जाएंगे, और जहाँ पर पर्सनल यूज़ का है तो उसके अंदर तो 100% जो राइट्स हैं, चाहे आप 2000 गज के मकान में रह रहे हैं और आपके पास रिसेंटली एक इसी तरह का मैटर मेरे पास आया जिसमें तकरीबन 1280 स्क्वायर यार्ड के मकान में रह रहे हैं। ठीक है। और उन्होंने मेरे क्लाइंट के तकरीबन बमुश्किल 600 स्क्वायर फीट का फ्लैट जो कि 3rd फ्लोर पे होगा, उनके पर्सनल यूज़ के लिए उन्होंने केस किया। मगर कोर्ट की, सुपीरियर कोर्ट की भी हमारी ये रूलिंग है, ये चॉइस है ऑनर की कि वो जहाँ भी रहना चाहे, और राइट ये भी बिल्कुल उनका राइट है, जहाँ पे वो रहना चाहें रह सकते हैं।
मगर ये मामलात को देखना चाहिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, ताकि पता चले कहाँ पे बदनीयती तो नहीं हो रही उनके साथ। बिल्कुल। ये सबसे बड़ा इशू यही आ रहा है कि यहाँ पर लोगों की नीयतों के मामलात हैं, और कोर्ट्स की जो सबसे बड़ा बेनिफिट ले रहे हैं वो यही ले रहे हैं कि पगड़ी की कानून साजी ना होने की वजह से उनको 100% बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जहाँ तक बात है लैंडलॉर्ड की और टेनेंट की, तो मैंने दोनों तरफ देखा कि अच्छे लोग लैंडलॉर्ड भी मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही बदनीयत हैं, मगर मेजॉरिटी आप देखेंगे तो वो यही हो रहा है कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है टेनेंट्स को, और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जुनैद, आप मार्केट एसोसिएशन से भी वाबस्ता हैं, और यकीनी तौर पर जब कारोबारी इलाकों में और कारोबारी एरियाज़ के अंदर, मार्केटों के अंदर, क्योंकि वो पुरानी दुकानें भी हैं, कई ख़ास तौर पे आप ओल्ड सिटी सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन से हैं और सदर से वाबस्तगी है आपकी, जो एक ज़िम्मेदार की हैसियत से, तो आप समझते हैं कि कानून और दीगर मामलात को के साथ साथ एक मार्केट एसोसिएशंस का भी काम है कि वो उस सराउंडिंग्स में, उन बाउंड्रीज़ में जहाँ जहाँ पे ये मसाइल हैं या हो सकते हैं आगे आने वाले दिनों में, उनको अभी से ही अपने एक ऐसे दायरे में ले आया जाए कि कोई इस पर ज़रूरत से ज़्यादा, कोई मालिक जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो आगे ना बढ़ सके। कोई जो बिल्डिंगें या प्रॉपर्टीज़ बेची जा रही हैं नए मालिकान को, उस पर भी निगाह रखी जाए। क्या मार्केट एसोसिएशंस इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियां प्रॉपर्ली अदा कर रही हैं? बिल्कुल अल्ताफ़ भाई, इसमें कुछ चीज़ें मार्केट के अंदर ऐसी हुई हैं जिसमें हमारी एसोसिएशन में आई वो, और उसको प्रॉपर तरीके से ऑनरशिप भी करवाया गया। लोगों की दुकान भी हैं, उसमें ऑफिसेज भी हैं, लेकिन होता ये है कि एसोसिएशन के पास कोई चीज़ आएगी तो मतलब वो करेगा ना। एक चीज़ आपको पता है, अंडरग्राउंड एक काम हो गया ना, एसोसिएशन को पता ना, उस जगह पे रहने वाले टेनेंट को पता कि ये बिल्डिंग बिक गई है और वो प्रॉपर एक काम हो चुका है उसका, तो वो एसोसिएशन उस काम पे नहीं कर सकती। अब लोग ऑनरशिप की तरफ जाते नहीं है। अगर इस टाइम पे जब एक चीज़ ओनरशिप की तरफ जाना चाहें, लैंडलॉर्ड से बात करना चाहें, एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से आके बात करना चाहें, तो बहुत सारी जगहों पे हमारे वहाँ पर सदर के अंदर ही ऑनरशिप करवाई है, हमारी एसोसिएशन ने कराई है, हमारे रिजवान इरफान साहब सदर कराची। लेकिन पता चले तो ना, आप ये कह रहे हैं आएंगे ना। मैं सिर्फ एक आप ही सवाल में एक और चीज़ ऐड कर दूं कि आपने ये कहा, मैं थोड़ा सा नाज़रीन की समझबूझ के लिए भी ये बातें ज़्यादा और डिफाइन करके आप सबके सामने ला रहा हूँ कि आप कह ये रहे हैं कि क्योंकि पता नहीं चलता कि अंदरूने खाना दो मालिकान ने आपस में तबादला कर लिया एक प्रॉपर्टी का, इसके, और जब आपको कुछ माह तक आपके रेंट की रसीद नहीं मिलती है, वो रेंट लेने नहीं आता, तो हम इसको नॉर्मल समझ रहे होते हैं कि एक नॉर्मल रूटीन में है, लेकिन इसका फ़ायदा उन नए मालिकान को देने के लिए ये सारी टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाती है। ये कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। और ऐसा मैंने जो आपको बताया कि मुझ समेत मेरी जो जगह थी, हम लोग 3 महीने का रेंट पे करने के ऊपर जाते हैं। अब वो नहीं आते ना, तो हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं, यार कोई मसला नहीं है, आ जाएगा, दे देंगे। वो उस जगह पे ये नहीं सोचते कि यार ये 1 महीने का, जैसे वकील साहब ने बताया, एक टाइम है, आपकी एक डील हुई भी उनसे एग्रीमेंट पे कि 1 से लेकर 10 तक अगर रेंट देना है तो आप दे दें उनको। बिल्कुल, आप 1 साल का भी दे दें। वकील साहब के भी राय थी कि जी 1 साल का रेंट एडवांस पे कर दें, लेकिन हम लोग 3 महीने नहीं, हम 6-6 महीने तक बोलते हैं यार नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं, जबकि वो डिफॉल्टर भी हो रहा है और वो सुकून से बैठे हुए। उसी चीज़ों से उन लोगों ने फ़ायदा उठाया है। जो लैंड ग्रैपर है ना, इस शरीफाना लैंड ग्रैपर कहूँगा मैं इनको, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है, जो उन्होंने डील करके वो सारे टेनेंट जिनकी रेंट आते थे उनकी स्लिप नहीं है 3 महीने 6 महीने की, वो उन्होंने कोर्ट में जाएं या कहीं पे भी जाएं, वो डिफॉल्टर ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका होता है कि जी ये तो डिफॉल्टर है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें बहरहाल एसोसिएशन के पास जब तक नहीं आती, एसोसिएशन तो देखिए पूरी हमारे पास माशाल्लाह से 10,000 के करीब कोई मार्केट के मेम्बरान और दुकानदार हैं थ्रू आउट कराची, हैदराबाद, थ्रू आउट कराची, हैदराबाद तक, सिंध के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत सारे हैं। लेकिन जो केस आते हैं तो वो वहाँ पर हल किए जाते हैं और उनको प्रॉपर तरीके से हल किया जाता है। लैंडलॉर्ड के साथ बैठ के भी हल किया जाता है और लोगों के मसाइल हल हुए हैं, और ऑनरशिप पे भी हुआ है। कुछ मसाइल ऐसे भी आए जो भाई टेनेंट और उनके दरमियान रेंट का मसला, वो भी हल कराया गया। तो ऐसा नहीं है, एसोसिएशन अपने तौर पे सारे काम करती है अपने तमाम दुकानदारों के लिए। रिजवान इरफान भाई जो हैं वो अपने किसी भी दुकानदार के काम के लिए पीछे नहीं आते, लेकिन लोग आते नहीं हैं।
आएंगे, देखिए आएंगे तो मसाइल हल होंगे ना। यानी कि जब तक मसला सामने नहीं आएगा तो उसको हल नहीं कर सकते। इरफान, आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एक बहुत बड़ी तंजीम है, नो डाउट। उनका काम बिल्डिंग्स को बनाना है, प्रॉपर्टीज को एक नई शक्ल देना है। और देखा ये गया है कि कई जगहों पर वो अवामिल आबाद के मेंबर्स हैं या नहीं है, लेकिन वो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है ना, वो भी इस मामले में थोड़ा सा ज़रूर अपना इनिशिएट करते हैं, इग्नेट करते हैं ऐसी बिल्डिंग्स को जिसमें ऑलरेडी लोग ले रहे हैं उनको ख़रीद के, क्योंकि वो बहुत पुरानी और बोसीदा हो चुकी होती हैं, फिर उस पर नई बिल्डिंग तामीर कर दी जाती है। क्या आप समझते हैं कि एसोसिएशन और ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद के एसओपीज़ में कुछ इस किस्म के कवानीन को भी शामिल किया जाए कि ऐसी काली भेड़ों को वो अपने अंदर शामिल ना होने दे जो अवामुन्नास के इस बारीक लाइन जो हमारी कानून की रह गई है उससे फ़ायदा उठाते हैं? देखिए, इस सिलसिले में जो आबाद का है टेक्निकली उनका इतना मेजर पार्ट प्ले नहीं है, क्योंकि उनका जो काम होता है न्यू कंस्ट्रक्शन की तरफ ज़्यादा है। जबकि ये जो काम चल रहा है वो उन्हीं बिल्डिंग्स को हिट किया जा रहा है जो कि या तो एक दरमियानी उम्र की हम कह लें, या फिर न्यूली कंस्ट्रक्टेड तो नहीं कहेंगे, क्योंकि न्यूली कंस्ट्रक्टेड के अंदर तो सारे के सारे ऑनरशिप या टेनेंट के ऊपर जा रहे हैं। तो जो दरमियानी उम्र की बिल्डिंग्स हैं उसी के अंदर ये मामलात हो रहे हैं और आबाद वाले उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे। कमोबेश आपके अंदाजे से कितनी पुरानी बिल्डिंग पे इस किस्म का मामला शुरू हो जाता है? ये तकरीबन एवरेज अगर आप देखें तो 30 से 40 साल के दरमियान पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि पगड़ी उस वक्त उरूज पर थी, बिल्कुल, तो उसी वजह से जो बिल्डिंग्स आज 30 से 40 साल पुरानी हैं उनके अंदर ये मामलात बहुत ज़्यादा हो। आपने ओल्ड सिटी एरिया के जिक्र किया, आप क्या एरिया वाइज डिफाइन कर सकते हैं कि किन किन के एरियाज के केसेस आपने ज़्यादा देखे, किन एरियाज में ये फ्लो बहुत ज़्यादा है, ताकि उस तरफ हुकूमत अपनी निगाह कर सके? सर, ये सारे ओल्ड एरिया के अंदर है। ओल्ड एरिया से आप चाहे ओल्ड टाउन ले लें, खारादर हो गया, मीठादर हो गया, रंचोनेन, रामसामी, लियारी, ये सारे इलाके। इसके साथ साथ एफबी एरिया के अंदर, मगर एफबी एरिया के अंदर एक बहुत अच्छा काम हुआ कि वहाँ की सोसाइटी ने जो भी प्रॉपर्टीज़ थी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन कर दी कि कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो आउटसाइडर को सेल नहीं की जाएगी और ये प्रॉपर्टीज़ सिर्फ सोसाइटी लेने की हकदार होगी। उससे बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट प्लस पॉइंट हमारी कम्युनिटी को ये हुआ कि जो टेनेंट्स से पगड़ी पे टेनेंट्स है अब वो सोसाइटी के टेनेंट्स हो गए और सोसाइटी उनको डिस्पोजेस नहीं कर रही। अगर यही तरीका अडॉप्ट किया जाए दूसरी जगहों पर तो मैं नहीं समझ रहा कि इस तरह से उनके सेफगार्ड हो सकता है और बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा जो कि पगड़ी के किराएदार हैं। एक और नया शोशा भी यकीनी तौर पे आपके भी नॉलेज में ज़रूर आया होगा, बल्कि आपने तो यकीनी तौर पे इस केसेस को लड़ा होगा कि एक तो ये कि कोई भरी हुई बिल्डिंग ले ली, मालिक चेंज हुआ और उसने उस बिल्डिंग पे फिर लोगों को नोटिस भेजी खाली करने के लिए। एक ये था कि उसके डॉक्यूमेंट्स को बैंक में रखवा कर उसके अगेंस्ट में जो है वो कोई बहुत बड़ा लोन ले लिया गया, फिर उसमें डिफॉल्टर हुए और डिफॉल्टर के बाद क्योंकि बैंक के पास तो इस बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट थे तो उन्होंने उन तमाम रहने वालों को मुख्तलिफ फ्लैट्स में 8, 10, 12 फ्लैट जितने भी हैं उनको नोटिस भेज दिया कि चले जी खाली करें आप लोग डिफॉल्टर से। इसको कैसे ये कहानी और ये कब्जा माफिया को किस तरह से देखिए यहाँ पर भी जो पॉइंट आ रहा है ना, वो बेसिक पॉइंट यही आ रहा है कि इनिशियली जिस वक्त हमारा एग्रीमेंट हो रहा है वो कुछ भी रिटर्न में नहीं होता हमारा। अगर उसी वक्त इनिशियली रिटर्न में आ जाए तो जो भी प्रॉपर्टी को प्लेज किया जा रहा है या मॉर्गेज किया जा रहा है उसके बाद इस प्रॉपर्टी को वो डिफ़ॉल्टर हो के साइड पकड़ लेते हैं और बैंक उसको एक्वायर कर लेता है। फिर जो टेनेंट्स होते हैं उनको इवैक्यूएट करवाया जाता है ताकि वो हाई रेंट पे दी जाए या फिर उनको अच्छी प्राइस के ऊपर सोल्ड आउट किया जाए। अगर उनके पास इस तरह के मामलात हों या रिटर्न में कुछ भी प्रूफ्स हों तो उसका वो बेनिफिट्स ले सकते हैं। जबकि सिर्फ एक पर्ची के ऊपर, जो कि हमारे यहाँ पे निज़ाम राइज है कि एक सिंपल स्लिप दे दी जाती है कि ठीक है आप टेनेंट हैं, जो कि पगड़ी पे टेनेंट के साथ ही हो रहा है अमूमी तौर पर, तो उसका वो कोर्ट से कहीं भी रिलीफ नहीं ले सकते। सबसे बड़ा पॉइंट ये है जो देखने का, हमारी जो परसम्पशन होती है वो ये है कि कोर्ट ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। हमें ये नहीं देखते कि कोर्ट में हम एविडेंस क्या दे रहे हैं। हम कोर्ट अपने तौर पे फैसला नहीं करेगी, चाहे कोई भी अदालत होगी वो यही देखेगी मटेरियल फैक्ट्स आप उनको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो हमारे यहाँ पे आ रहा है वो मटेरियल एविडेंस हम प्रोवाइड नहीं कर रहे, चाहे वो सिविल मैटर हो या क्रिमिनल मैटर्स हो। हमारे यहाँ पर अदालतों पे बड़ी आसानी से तहमत लगा दी जाती है कि उन्होंने क्या फैसले दी,
जबकि हम जब उनके ऑर्डर्स को देखते हैं या सारी प्रोसीडिंग, तो कहीं पे भी कोई भी एविडेंस उनके खिलाफ पेश नहीं किया जा रहा। बिल्कुल। तो अगर हम एज अ मुंसिफ के तौर पर जब उस वक्त सोचेंगे, हमारे सामने जब तक किसी के अगेंस्ट कोई चीज नहीं होगी तो हम उसको कन्विक्शन तो नहीं कर सकते। यानी कि एक तो कानून में इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है, जैसे आपने कहा कि पगड़ी की, यानी कि कोई लाइन ही नहीं है कि ऐसी कोई लाइन को ही हम कोई बेस बना कर इसमें काम कर सकें, ना डिफाइन हुई हुई है। और फिर इस पर तुर्रा इम्तियाज ये कि जो टेनेंट है, जो मुतासिरीन है, उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भी ना हो, कोई ऐसी रिसिप्ट भी ना हो, या कि जैसे कि पहले के हमारे मेहमान ने कहा कि सम टाइम उसमें उसकी जो किराए की रिसिप्ट होती हैं वो भी रुक जाया करती हैं। तो कोर्ट कैसे फैसला करेगी, ये कहना चाह रहे हैं? जी देखें, उसके अंदर यही मसला आता है कि कोर्ट के अंदर कोर्ट एक ही चीज़ कहती है कि टेनेंट जो है वो किराए की रिसिप्ट प्रोवाइड करे। हमारे यहाँ पे यही होता है, जो जैसा कि मैंने शुरू में आपको कहा था कि गुड फेथ की बात होती है। हम लोग यही वेट करते रहते हैं कि ठीक है किराए की रिसिप्ट आ जाएगी, ये हो जाएगा, और उसके टोटल बेनिफिट्स जो होते हैं वो ऑनर या तो लेते हैं या जो बिल्कुल न्यू परचेजर है, क्योंकि उसकी तो हमारी लीगल लैंग्वेज में कहा जाता है मैलाफाइड इंटेंशन, बदनीयती जिसे, तो वो परचेजर करने वाला जो परचेज करता है वो बदनीयती से ही करता है। उसको पता है कि जो प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूँ उनके टेनेंट्स को मुझे हरासा करके, परेशान करके, और इसी तरह होगा। जैसे कि भाई ने भी बताया, उसमें होता ये है कि जो भी लैंडलॉर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, आने के साथ किसी से एक से इंडिविजुअली बात की, दूसरे से इंडिविजुअली बात की। हमारे यहाँ पर अगर यही सारे के सारे टेनेंट्स मिलके एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म से उसके साथ डिस्कस करेंगे तो ये मैटर बहुत अच्छी तरीके से रिजॉल्व हो जाएगा। मगर होता यह है कि जब एक किसी भी टेनेंट को जब वो फारिग कर देते हैं तो दूसरों के लिए यही परेशानी होती है कि अब हमारे साथ क्या होगा, हम इसको किस तरह से रिजॉल्व करें, और उनको ये सपोर्ट हो जाती है लैंडलॉर्ड को कि भाई ठीक है अब एक एक करके ये सारे मामलात होते जाएंगे। क्या बहुत खूबसूरत बात की जुनैद। क्या आप समझते हैं कि डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है कि सबसे पहले तो जो भी मुंतखब लोग होते हैं उस बिल्डिंग के, सबसे पहले उन्हीं में से किसी को लगते लोगों को साथ मिला लिया जाता है, उनको अपना जिसे कहते हैं कि वादा माफ गवाह बना लिया जाता है, कि उनको किसी एक या दो बंदों को जो ज़्यादा उछल रहे हो उनको हटा के जो साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले लोग होते हैं या इनके अपने लोग होते हैं उनको साथ मिला के एक आगाज़ किया जाता है कि इनसे तो इतने में डील हुई है, आपसे भी इतने में होगी। क्या ये सिलसिला, इनको इत्तेहाद, इनको आपस में मिलने नहीं दिया जा रहा होता, टू केस डील किया जाता है, ये भी एक वजह होती है मुतासिरीन को ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की? बिल्कुल अल्ताफ भाई, ये असल में हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ है। अच्छा। हम लोग एक मीटिंग करके बैठे थे जिसमें हमने ये फैसला किया था कि जी हम एक साथ बैठ के बात करेंगे, और हम कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें वो हमारे पास आती, हम उस जगह को ऑनरशिप कर लेते, बाकी वो नए लैंडलॉर्ड अपनी यूज़ में ले लेते वो जगह। तो ऐसा वहाँ पर हो चुका है पहले भी ना, उस मार्केट के अंदर। लेकिन माशाल्लाह अब आपको पता है, मैंने आपको बोला ये लैंड ग्रैपर के शरीफाना लैंड ग्रैपर के, ये अपना एक दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे वकील साहब ने कहा कि यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी हमारे अंदर नहीं थी। बिल्कुल। हर बंदा ये सोच रहा था कि ये अपने मफाद के लिए बात कर रहा है। बिल्कुल। तो इसको रहने दो, मैं खुद बात कर लेता हूँ। ट्रस्ट डेफिसिट था आपस में। बिल्कुल, एक दूसरे पर ट्रस्ट था ही नहीं। बिल्कुल। उसका फायदा किसको हुआ? लैंडलॉर्ड को। बिल्कुल। लैंडलॉर्ड ने किसी को बोला जी मैं आपको इतनी अमाउंट दूंगा, हैंडसम अमाउंट दे रहा हूँ, मैंने उसको इससे कम दी है। हर बंदे को इंडिविजुअल वन बाय वन, और उसने मतलब इसमें एक महीना 1.5 महीना नहीं, साल लगाया है। अच्छा। जिसमें उसको पता था कि 1 साल लगेगा और इनको आराम से मैं तोड़ लूंगा। बिल्कुल। तो 1 बाय 1 देखिए यूनिटी होती, एक यूनिटी के तहत अगर हम कोर्ट में भी जाते हैं तो कोर्ट में एक आदमी की नहीं, 10 आदमी की नहीं, 50 आदमी की सुनी जाती कि एक ही पॉइंट पे सब बात कर रहे हैं, तो क्या 50 लोग तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे। बिल्कुल। लेकिन असल में यहाँ हुआ ये है कि लोग ये सोचते हैं कि यार ये सामने वाला एक बंदा खड़ा हो रहा है ना, हो सकता है कि यार ये उससे डील के इसको जो है ना वो अलग से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देगा, हम जो है ना ये थोड़ी सी अमाउंट लेके चले जाएंगे, ये अपना फायदा उठा लेगा। ये मालिक का आदमी है, ट्रस्ट, ये मालिक का आदमी, इस तरीके से परसेप्शन किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जिसमें मैंने एक कदम उठाया था, मैं आपके प्लेटफॉर्म से बता रहा हूँ, मतलब उसमें हमारे वो लोग जिन लोग ये जो सब मुतासिरीन और भी जो है ना, वो ये बात उनको अंदाजा हो जाएगा, वो ये सब चीजें देखें कि जब हम एक मीटिंग करके बैठे थे कि जी हम एक जगह पे बैठ के एक एसोसिएशन पे लेके प्लेटफॉर्म पे अपना एक मौकिफ रखेंगे उसके सामने, मुश्तरका मौकिफ होगा, मुश्तरका मौकिफ, डिमांड्स मुश्तरका होंगी। जी। बैठे तो सब, लेकिन 1 बाय 1 सब ने जो है ना, मुझे मेरे नंबर पे फ़ोन करके कहा जी हम नहीं कर सकते। क्यों? 1 बाय 1 सब ने जो है ना, मुझे मेरे नंबर पे फ़ोन करके कहा जी हम नहीं कर सकते। क्यों? 1 बाय 1 सब ने जो है ना, मुझे मेरे नंबर पे फ़ोन करके कहा जी हम नहीं कर सकते। क्यों? 1 बाय 1 सब ने जो है ना, मुझे मेरे नंबर पे फ़ोन करके कहा जी हम नहीं कर सकते। क्यों? 1 बाय 1 सब ने जो है ना, मुझे मेरे नंबर पे फ़ोन करके कहा जी हम नहीं कर सकते। क्यों? 1 बाय 1 सब ने जो है ना, मुझे मेरे नंबर पे फ़ोन करके कहा जी हम नहीं कर सकते। क्यों? 1 बाय 1 सब ने जो है ना, मुझे मेरे नंबर पे फ़ोन करके कहा जी हम नहीं कर सकते। क्यों? 1 बाय 1 सब ने जो है ना, मुझे मेरे नंबर पे फ़ोन करके कहा जी हम नहीं कर सकते। क्यों? 1 बाय 1 सब ने जो है ना, मुझे मेरे नंबर पे फ़ोन करके कहा जी हम नहीं कर सकते। क्यों? 1 बाय 1 सब ने जो है ना, मुझे मे
अब ये जाहिर सी बात है उनको कोई फोन आए होंगे या उनके पास कोई प्रेशर हुआ होगा, कोई भी वजह हो सकती है, तो वो 1 बाय 1 जब एक दूसरे से हटते गए, चले गए, क्वांटिटी आपकी कम हो गई, उन्होंने आराम से आपका इत्तेहाद पारा पारा हुआ। बिल्कुल। और यहाँ पे आपका इत्तेहाद पारा पारा हुआ और उसके हुए वारे न्यारे। जिसने वो जगह खरीदी थी शायद वो सोचता होगा, मेरे ख्याल कि अगर वो 1 रुपए की एक पूरी प्लॉट, पूरी ज़मीन मालिक का अपने किराएदार समेत खरीद रहा है ना, उसने ये तो कम से कम ज़रूर सोचा होगा कि इस पर 1 रुपया और ज़रूर लगाना पड़ेगा। लेकिन जब अब इत्तेहाद पारा पारा हो जाए तो शायद वो 4 आने के अंदर वो सारे मामलात को सेट कर लेता है। इत्तेहाद की बरकत हमें दीन भी सिखाता है, कम से कम किसी एक नुक्ते पर हम सब जमा हो जाएं तो शायद इतने बड़े नुकसान ना होने पाए। लेकिन और मजीद नुकसान से हम किस तरह बच सकते हैं, वकील साहब से ज़रूर पूछेंगे। वक्फे का वक्त हो रहा है, वक्फे के बाद हम इरफान साहब से पूछेंगे कि किस तरह से अब ये लोग जो अब पगड़ी पे रह रहे हैं उनको कानूनी शक्ल फिल वक्त नज़र नहीं आ रही। उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह हम इस मसले को आगे तक पहुंचा सकें इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से। लेकिन सरेदस्त जहां हम मौजूद हैं यहाँ पर कैसे बचा जा सकता है हत्तुल इम्कान, वकील साहब से पूछेंगे। वक्फे के बाद मिलते हैं दोबारा से।